नमस्कार दोस्तों, आज हम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट तीसरा देखेंगे। इसमें जीके जीएस के टॉप 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी रेलवे या अदर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में हम उन्हीं प्रश्नों को कवर करेंगे जिस टाइप के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाले द्वीप समूह को क्या कहा जाता है, यानी भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाले द्वीप समूह को क्या कहा जाता है, यह हमें प्रश्न पूछा। ठीक है, तो आपको तो पता होगा कि राम सेतु, ठीक है, राम सेतु तो पता होगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में राम सेतु नहीं दिया है, तो राम सेतु को ही हम क्या कहते हैं, एडम्स सेतु के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, एडम्स सेतु, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, राम सेतु भी कहते हैं। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि पृथ्वी पर सबसे गहरा बिंदु मरियाना ट्रेंच कहाँ स्थित है, यानी कि यहाँ पर पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु जो मरियाना ट्रेंच है ये कहाँ पर स्थित है, ये हमें प्रश्न पूछा। ठीक है, तो एक बात तो आपको यहाँ पर ये याद रखना कि पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है, तो वो मरियाना ट्रेंच हो जाएगा। ठीक है, अब वो कहाँ पर स्थित है ये हमें प्रश्न पूछा है। तो ये कहाँ, किस महासागर में स्थित है, तो मरियाना ट्रेंच ये प्रशांत महासागर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है, ये आप मुझे कमेंट करके बता देना। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा कि स्थलीय ग्रह किसके बने होते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि स्थलीय ग्रह किसके बने होते हैं। तो मैंने आपको कल के प्रैक्टिस सेट में बताया था, प्रैक्टिस सेट 2 में, कि ग्रह कितने होते हैं, कौन कौन से किस ग्रह को क्या कहते हैं, सारा मैंने वहां पर डिटेल भी बताया था। ठीक है, जैसे आपको पता है कि ये हमारा एक क्षुद्र बेल्ट है। ठीक है, क्षुद्र बेल्ट के अंदर कितने ग्रह होते हैं, तो 4 ग्रह। कौन कौन से, तो सबसे पहला हमारा यहाँ पर बुध हो जाएगा, फिर हमारा शुक्र हो जाएगा, फिर हमारे यहाँ पर पृथ्वी हो जाएगा, और एक हमारा यहाँ पर मंगल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे कौन से ग्रह, टेरेस्ट्रियल का या स्थलीय ग्रह। ठीक है, तो ये किसके बने होते हैं, तो ये हमारे धातु और चट्टान के बने होते हैं। किसके, धातु और चट्टान के। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी वाला सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर बाह्य ग्रह कौन कौन से, तो आपको हो गए बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये हमारे कौन से बाह्य ग्रह है। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी बेल्ट है, तो ये हमारी क्षुद्र ग्रह बेल्ट है। ठीक है, कौन सी, क्षुद्र ग्रह बेल्ट है। तो ये हमारे बाह्य ग्रह या जोवियन ग्रह को, तो ये एक ही बात है। ठीक है, और ये टेरेस्ट्रियल यानी कि आंतरिक ग्रह है। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर आपको ये पूछे कि ये बाह्य ग्रह ये किसके बने होते हैं, तो ये वलय के यानी कि यहाँ पर गैस धूलों से बने हुए रहते हैं। कौन से, गैस और धूलों से बने हुए रहते हैं। ठीक है, और ये हमारे धातु और चट्टानों से बने हुए थे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि जलवायु और मौसम से संबंधित परिवर्तन किस मंडल में होते हैं, यानी कि जलवायु और मौसम से संबंधित किस परिवर्तन में, मतलब किस मंडल में होते हैं, ये हमें प्रश्न पूछा है। तो जलवायु और मौसम से संबंधित परिवर्तन किस मंडल में होते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्षोभ मंडल में होते हैं। ठीक है, कहाँ पर होते हैं, क्षोभ मंडल में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो वायुमंडल में परत कितनी है, तो आप कहोगे 5 परत है। कौन कौन सी, तो सबसे पहली परत हमारी क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर ताप मंडल, एक और हमारी बहिर्मंडल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे से मैं एक क्रम में ही ऑप्शन को रखा हूँ। ठीक है, तो जलवायु और मौसम जैसा ये परिवर्तन कहाँ पर होता है, मौसम की घटनाएं वगैरह, तो ये क्षोभ मंडल में होती है। ठीक है, कहाँ पर होती है, क्षोभ मंडल में। और समताप मंडल में क्या होता है, तो यहाँ पर एरोप्लेन वगैरह उड़ते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ओजोन परत भी यहाँ यहीं पर है, समताप मंडल में। तो आपको यहाँ पर मौसम जैसी घटनाएं कहाँ पर होती है, तो ऑप्शन नंबर डी क्षोभ मंडल में होती है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि भारत किस पड़ोसी देश के साथ सुंदरवन साझा करता है, यानी जो भारत है ये किस पड़ोसी देश के साथ सुंदरवन साझा करता है, ये हमें प्रश्न पूछा है। तो ये किस देश के साथ सुंदरवन साझा करता है, तो ये बांग्लादेश के साथ करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास टोटल 25 प्रश्न है, और 25 प्रश्न हमारे मिक्स प्रश्न, जैसे जियोग्राफी के है, हिस्ट्री के है, उसके बाद इकोनॉमिक के है, पॉलिटी की है, फिर स्टैटिक जीके के, साइंस के है। तो इन 25 में से कितने प्रश्न आपके सही रहे हैं, ये मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी परीक्षाओं में ऐसे ही मिक्स क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो वहां पर भी आपको ऐसे ही सोल्व करना होगा। ठीक है, तो मुझे ये कमेंट करके बताना कि इस मिक्स क्वेश्चन वाले प्रैक्टिस सेट में आपके कितने प्रश्न सही जाते हैं। बस आपको यहाँ पर तो प्रैक्टिस करने का मौका मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर जितने भी प्रश्न देख रहे हैं सारे के सारे पीवाईक्यू से। कौन से पीवाईक्यू यानी कि पूछे गए, जैसे ये एसएससी एमटीएस 2023 का प्रश्न। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि काला बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, यानी कि काला बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, ये हमें प्रश्न पूछा है। तो काला मतलब क, ठीक है, काला बाघ मतलब कहीं का आ रहा है, तो काला बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर हो जाएगा, तो ये कर्नाटक में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। काला बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, तो काला बाघ कर्नाटक में स्थित है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 7 पे। अब यहाँ पर हम केवल यहाँ पर टेस्ट लगा रहे हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर मैं 25 क्वेश्चन आपके लिए
मिक्सर लाया हूँ और केवल हम यहाँ पर टेस्ट लगा रहे, तो आपको यहाँ पर 5 सेकंड के अंदर उत्तर सोच लेना, ठीक है। यहाँ पर मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा अगर वहाँ जहाँ पर लग रहा है वहाँ पर मैं डिटेल बता दूंगा, ठीक है। अब हमें प्रश्न 7वां दिया है। प्रश्न कह रहा है कि टेकवाड़ा नामक लौह युग्म स्थल कहाँ स्थित है, यानी टेकवाड़ा नामक लौह युग्म कहाँ स्थित है, ये हमें प्रश्न पूछा है। एसएससी एमटीएस 2024 का प्रश्न है। ये टेकवाड़ा नामक लौह युग्म स्थल ये हमारा जलगांव में स्थित है, यानी कि जलगांव कहाँ पर है, तो आपको हो गया महाराष्ट्र में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक। टेकवाड़ा नामक लौह युग्म स्थल कहाँ पर है, तो ये महाराष्ट्र में, ठीक है। तो महाराष्ट्र के भी अंदर कहाँ पर अगर ऑप्शन में दिया जाए तो वो जलगांव में, ठीक है, जलगांव में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग कितने वर्ष से पहले हुई थी, यानी सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो आप कहोगे ऋग्वेद है, ठीक है। इतना तो क्लियर है कि सबसे पुराना वेद कौन सा ऋग्वेद है और जिसकी रचना लगभग कितने वर्ष से पहले हुई थी, ये हमें प्रश्न पूछा है। एसएससी जीडी 2024 का प्रश्न है, ठीक है। तो इसकी रचना कितने वर्ष पहले हुई थी, तो इसकी रचना 3500 वर्ष पहले हुई थी, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऋग्वेद सबसे प्राचीन यानी कि पुराना मतलब वेद है, वो तो इसकी यहाँ पर इसके कितने वर्ष पहले इसकी रचना भी पूछ सकता है और ये एसएससी जीडी में पूछा भी है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि भारत का पहला बालिका विद्यालय किसने स्थापित किया था, यानी कि भारत का पहला बालिका विद्यालय किसने स्थापित किया था, यह हमें प्रश्न पूछा है। तो ये एसएससी जीडी 2024 का प्रश्न है। तो भारत का पहला बालिका विद्यालय किसने स्थापित किया है, तो आपने एक फूले मूवी देखी होगी, उसमें बताया गया था। तो यहाँ पर किसने स्थापित किया है, तो सावित्रीबाई फूले ने किया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि नमक सत्याग्रह किससे संबंधित है, यानी कि नमक सत्याग्रह किससे संबंधित है, यह हमें प्रश्न पूछा है। एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 का प्रश्न है। तो नमक सत्याग्रह किससे संबंधित है, तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर कौन सा वाला, ए वाला सही जवाब हो जाएगा। ये आंदोलन कब हुआ, अगर आपको इसकी वर्ष से पूछे तो ये 1930 को हुआ है। कब हुआ है, तो ये 1930 में ये आंदोलन हुआ है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ है। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ है, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। कब हुआ है, तो ये 1942 में हुआ थे। ये दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट है, तो इनकी ये डेट भी याद रख लेना, मतलब सन कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ, तो ये 1930 में हुआ है। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, तो ये 1942 में हुआ है, ठीक है। तो नमक सत्याग्रह किससे संबंधित है, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि साइमन कमीशन किस वर्ष में भारत आया था, यानी कि साइमन कमीशन किस वर्ष में भारत आया था, यह हमें प्रश्न पूछा है। और यह भी एसएससी जीडी 2024 का प्रश्न है। तो आपको यहाँ पर एक अंदाजा होगा कि एसएससी में कैसे प्रश्न बनते हैं, ये आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो साइमन कमीशन किस वर्ष में आया था, तो ये 1928 में आया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, यानी कि कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, यह हमें प्रश्न पूछा है। एसएससी सीजीएल 2024 का प्रश्न है। तो कौन सा अनुच्छेद जो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, आप सोचिए। तो ये अनुच्छेद 54 है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। और अनुच्छेद 75 ये हमारा 75 एक, ठीक है, ये हमारा प्रधानमंत्री से संबंधित है। किससे, तो प्रधानमंत्री से। तो ये भी याद रखना, अनुच्छेद 75 एक में प्रधानमंत्री के संबंध में, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर ध्वजारोहण कौन करता है, यानी गणतंत्र यानी कि 26 जनवरी को, ठीक है, 26 जनवरी को हर साल यहाँ पर राजपथ पर ध्वजारोहण कौन करता है, यह हमें प्रश्न पूछा है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए कौन करता है, फटाफट से लगाने की कोशिश करें। एसएससी फेस 2024 का प्रश्न है। तो ये कौन करता है, तो गणतंत्र दिवस पर आपको पता है भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। उस स्वतंत्र दिवस पर लाल किले पर कौन करता है, तो वो हमारा यहाँ पर प्रधानमंत्री करता है। कौन करता है, प्रधानमंत्री, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि आधुनिक अर्थशास्त्र का संस्थापक पिता किसे माना जाता है, यानी कि आधुनिक अर्थशास्त्र का संस्थापक पिता किसे माना जाता है, यह हमें प्रश्न पूछा है। एसएससी जीडी 2024 का प्रश्न है। तो आधुनिक अर्थशास्त्र का संस्थापक पिता किसे माना जाता है, तो एडम स्मिथ को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है।
अब देखिए आपको यहाँ पर क्या करना, मैं जितने भी प्रश्न करवा रहा हूँ अगर आपको पहले से नहीं आता है और आप यहाँ पर अगर डेली प्रैक्टिस सेट देख भी रहे हो तो आपको यहाँ पर देखने से भी याद हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ पर देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि आधुनिक अर्थशास्त्र का संस्थापक पिता किसे माना जाता है, तो मान लो आपको अगर नहीं भी याद होगा तो अगर मैंने यहाँ पर एडम स्मिथ बता दिया तो आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर 10-15 मिनट निकाल के प्रैक्टिस सेट देखना चाहिए। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक थी, यानी कि जो 12वीं पंचवर्षीय योजना हमारी ये लास्ट पंचवर्षीय योजना, ठीक है, इसको समाप्त कर दिया, ठीक है। पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया, क्यों कर दिया, तो आपको पता है कि योजना आयोग को 2014 में हटा दिया, समाप्त कर दिया और उसको हटा के 2015 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग नरेंद्र मोदी ने लगाया, ठीक है। तो नीति आयोग उसके बाद इसको कब किया, तो मैंने कल के वीडियो में यानी कि प्रैक्टिस सेट दूसरे में आपको इसका डिटेल भी बताया था कि ये कब की थी, ठीक है। तो वहां पर मैंने बताया था 2017। अगर आपने वहां पर अगर पहले वाले प्रैक्टिस यानी कि दूसरे वाले प्रैक्टिस सेट को देखा होगा तो आप यहां पर आसानी से आंसर दे दोगे, ठीक है। क्योंकि एसएससी सीपीओ 2023 का प्रश्न है। तो ये कब से कब तक, तो ये 2012 से 2017 तक थी, ठीक है। 2012 से 2017, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है, यानी कि ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है, ये हमें प्रश्न पूछा है। तो ठुमरी संगीत है, ठीक है, ये कथक से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पर मुझे ये बताओ कि कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो कथक आपको पता कि उत्तर भारत या फिर उत्तर प्रदेश कहो, ये उत्तर भारत का, ठीक है। कहाँ का है, उत्तर भारत का। कथकली कहाँ का है, तो कथकली आपको पता होना चाहिए क्योंकि मैं हर प्रैक्टिस सेट में पिछले में भी बताया था कि ये शास्त्रीय नृत्य कहाँ कहाँ के हैं। तो कथकली केरल का है, भरतनाट्यम कहाँ का, तो ये तो आपको मैंने दोनों प्रैक्टिस सेट में बताया। ये सबसे प्राचीन यानी कि पहला शास्त्रीय नृत्य है और ये कहाँ का है, तो ये हमारा तमिलनाडु का है। और सत्रिया कहाँ का, ये लेटेस्ट है, ठीक है। ये सत्रिया नया है, लेटेस्ट है, मतलब लास्ट वाला है। तो ये कहाँ का है, तो ये असम का है, ठीक है। ये चारों के चार इनके स्टेट भी आपको याद होना चाहिए। वैसे स्टेट तो अचानक से पूछते नहीं है लेकिन जीडी में भी पूछ सकता है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि मटकी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित प्रसिद्ध लोक नृत्य है, कि जो मटकी नृत्य है ये निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित प्रसिद्ध लोक नृत्य है। एसएससी सीजीएल 2024 का प्रश्न है। तो ये हमारा मध्य प्रदेश से है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर कौन सा वाला, बी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर हमें गुजरात दिया, तो गुजरात आपको पता होगा गुजरात में क्या होता था, आपको गरबे वगैरह, यानी कि गरबे को 2027 से यानी कि 15वां इसमें विश्व धरोहर में शामिल भी कर लिया, ठीक है। गरबा गुजरात में होता है। महाराष्ट्र में अगर मैं बात करूं तो आपको दूसरे वाले प्रैक्टिस सेट में बताया था लावणी, कुछ ऐसा बताया था, लावणी नृत्य। उसके बाद पंजाब तो आपको पता होगा भांगड़ा वगैरह, ठीक है, भांगड़ा नृत्य। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि जनगणना कितने चरणों में आयोजित की जाती है, यानी कि जो जनगणना होती है ये कितने चरणों में आयोजित की जाती है, ठीक है। तो पहले वाले प्रैक्टिस सेट में मैंने क्या बताया कि जनगणना कितने वर्षों में होती है। तो आपको पता होगा कि जो जनगणना है 10 वर्षों में होती है। कितने वर्षों में होती है, तो 10 वर्षों में होती है। अब यहाँ पर प्रश्न है कि जनगणना कितने चरणों में आयोजित की जाती है। वाकई मैंने दूसरे वाले प्रैक्टिस सेट में आपको ये भी बताया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाएं साक्षरता का प्रतिशत कितना है, दर प्रतिशत, ये भी मैंने आपको दूसरे वाले प्रैक्टिस सेट में करवाया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितने चरणों में आयोजित की जाती है, तो ये 2 चरणों में की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर की जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी 2025 में भी जनगणना होने वाली थी, तो ये 2 चरणों में ही होगी, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि अन्नपूर्णा देवी निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है, वाद्य यंत्र से, ठीक है। तो अन्नपूर्णा देवी यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि अन्नपूर्णा देवी निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है। एसएससी सीजीएल 2024 का प्रश्न है। तो ये हमारी यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखिए सुरबहार से संबंधित है। तो यहाँ पर सुरभाप ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अन्नपूर्णा देवी सुरबहार से संबंधित है, सुरबहार संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। सबसे आसान प्रश्न है, एसएससी सीएचएसएल 2023 का प्रश्न है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, ये हमें प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 21 पे।
अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एसएससी सीजीएल 2024 का प्रश्न, ठीक है, एसएससी सीएचएसएल 2024 का प्रश्न है। गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी थी, तो ये ज्योतिबा फुले ने लिखी थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी वाला सही जवाब हो जाएगा। गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी, तो ज्योतिबा फुले ने लिखी है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि क्रिकेट में मैदान से स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है, यानी कि क्रिकेट में मैदान से स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है, यह हमें प्रश्न पूछा है। वैसे मैंने कल के वाले प्रैक्टिस सेट में आपको बता दिया था कि आपको क्रिकेट के संबंधित भी मैंने बताया था कि शायद से उसमें कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते, तो वहां पर 7 खिलाड़ी बताया था, खो खो में 9 खिलाड़ी बताया था। तो ये खिलाड़ी हो गया, इनकी साइज वगैरह आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इससे भी प्रश्न बनते हैं। ये एसएससी सीपीओ 2024 का प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिकेट में मैदान से स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है, ये 28 इंच होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि पिज्जा बर्गर जैसे खाद्य पदार्थ किससे समृद्ध होते हैं। ये जो पिज्जा बर्गर है, ये इसमें खाद्य पदार्थ किससे समृद्ध होते हैं, ये हमें प्रश्न पूछा है। एसएससी फेस 2024 का प्रश्न, ठीक है। तो पिज्जा बर्गर, ठीक है, यहाँ पर किससे समृद्ध होते हैं, ये खाद्य पदार्थ किस में समृद्ध होते हैं, तो ये कार्बोहाइड्रेट में समृद्ध होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी वाला सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि कोविड-19 किस प्रकार की बीमारी है। नहीं, कोविड-19 किस प्रकार की बीमारी, ये हमारा एसएससी एमटीएस 2024 में पूछा गया प्रश्न है। तो कोविड-19 किस प्रकार की बीमारी है, तो ये हमारी पशुजन्य बीमारी है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी वाला सही जवाब हो जाएगा। वैसे तो आपको पता है प्रोटीन की कमी से तो होगी नहीं, ये तो आप लगा ही नहीं सकते। भोजन जनित भी नहीं है, जल जनित भी नहीं है। तो यहाँ पर पशुजन्य बीमारी, पशु मतलब हम यहाँ कर करते हैं, यहाँ पर किसी मतलब अलग अलग पशु को खाने के कारण ये बीमारी हो जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि चिकनगुनिया किस मच्छर के काटने से होता है, यानी कि जो चिकनगुनिया होता है ये किस मच्छर के काटने से होता है, ये हमें प्रश्न पूछा है। एसएससी सीएचएसएल 2023 का प्रश्न है। तो जो चिकनगुनिया है ये किस मच्छर के काटने से होता है, तो ये एडिज मच्छर के काटने से होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। मादा एनाफिलिस तो आपको पता होगा मलेरिया के मतलब मलेरिया होता है मादा एनाफिलिस के काटने से, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 26 पे, यानी कि जो 26 नंबर का प्रश्न है ये आपको टेस्ट के क्वेश्चन है, ठीक है, यानी कि आपको इसका सही जवाब क्या है ये मुझे कमेंट करके बताना है। प्रश्न करा कि भारत का पड़ोसी देश कौन सा नहीं है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, और यहाँ पर ये कह रहा है कि भारत का पड़ोसी देश कौन सा नहीं है। तो इसका सही जवाब मुझे कमेंट करके बताना, और ये याद रखना कि यहाँ पर नहीं है ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो आप मुझे इसका सही जवाब कमेंट करके बताओ, और आपका आज का कितना स्कोर रहा ये भी मुझे कमेंट करके बताओ कि 25 में से आपके प्रश्न कितने सही गए हैं, ठीक है। और बाकी अगर आपने इससे पहले वाले और दूसरे वाले प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा हो तो उसे भी जाकर देख लीजिए, वहां पर भी आपको अलग लेवल के प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ पर एक लोगो दिखाई देगा, यहाँ पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। और इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा पार्ट नंबर दूसरे को, तो यहाँ पर क्लिक करके आप उसे भी जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।